हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ 24 फरवरी हिंदी का वायरल पेपर। यदि आप भी क्लास 10th में हो, 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी का एक पेपर है जिसका मैं सलूशन कराने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 बहुविकल्पी कराने वाला हूँ, इसके अलावा 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि समय कम है, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन और तैयारी हो सके और रिविजन हो सके। इसलिए मैं यहाँ पर सलूशन लेकर आया हूँ। आप 20 बहुविकल्पी में कितने सही कर पाते हो, कमेंट में उसका उत्तर बताओ, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 801 DF पेपर कोड है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 का है, हिंदी का पेपर है। और यहाँ पर देखो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा देखो पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। पूरा सलूशन लेकर आया हूँ। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देख सकते हो यहाँ पर निर्देश दिए हैं, जो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पी हैं, जिसको आप ओमार शीट पर आपको करने हैं, काले और बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। इसके अलावा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए हुए हैं। खंड आ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, यानी हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ए प्रेमचंद्र, बी गुलाब राय, सी इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र जी, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रथम प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं राघव राघव, धर्मवीर भारती, भगवत चरण वर्मा या मन भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा क्या है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यासकार है या निबंध है? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यदि आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आत्मकथा है। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, बी आपका रामविलास आपका शर्मा है, और सी आपका प्रभाकर माचवे है, और डी आपका क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी है। तो इसका करेक्ट आंसर किसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, राजेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव क्या है? चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि ध्रुव श्रावणी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव श्रावणी नाटक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखो, प्रेमचंद्र हो जाएगा, या हरिकृष्ण प्रेमी होगा, या जयशंकर प्रसाद होगा, या रामकुमार वर्मा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, जयशंकर प्रसाद। देखो, जयशंकर प्रसाद के नाटक जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एक आपका नाटक जरूर पूछा जाएगा, वो भी किससे? जयशंकर प्रसाद के। इनके 10-12 नाटक हैं, सभी अच्छे से तैयार करके जाना ही बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या छठा करा कि रीत काल की रचना है। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो रीत काल की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका सातवां करा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1919, सन 1943 ईस्वी, सन 1953 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार, तो आपको पता होगा 3 संपादक हैं, एक 1943 ईस्वी में, और दूसरा आपका कौन सा है? 1951 ईस्वी में, और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका 1962 ईस्वी में। कौन सा? 1962 ईस्वी में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 1943 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। पूरा पेपर पीडीएफ के रूप में, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी अच्छी तैयारी में कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है देखो, लोकायतन के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, या सुमित्रानंद पंत है, या महादेव वर्मा है। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि बहुर अकेला के रचनाकार हैं
अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तबोध या नरेंद्र शर्मा। तो बहुर अकेला के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला होगा, अशोक वाजपेयी जी हैं। बहुर अकेला के रचनाकार कौन? अशोक वाजपेयी जी हैं। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि 10वां क्या कह रहा? प्रश्न संख्या 10वां कह रहा कि रीत काल किस समय अवधि में माना जाता है? मतलब रीत काल को कौन सी समय अवधि को माना जाता है? सन 1600 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक, सन 1800 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सन 1600 से 1632 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक को क्या कहा जाता है? रीत काल किस समय अवधि को माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि हास रस का स्थायी भाव है भय, विस्मय, उत्साह या हास। तो हास रस का स्थायी भाव क्या आपको पता होगा? हास है। क्या है? हास। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 12वां कह रहा है जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13वां कह रहा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 22, 24, 36, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 14वां कह रहा कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, आ, अनु या ग्रह। तो आपको पता होगा उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाते हैं, मतलब कोई शब्द दिया उसके आगे क्या लग जाता है? उपसर्ग। तो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यानी कि किसी शब्द के आगे कुछ भी जुड़ जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर अनु में क्या लग गया? ग्रह में क्या लग गया? अनु लग गया ना। तो ग्रह में क्या लग गया? अनु लग गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अनु हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 का रहा कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया जाता है? आपको पता होगा प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लग जाता है, मतलब कोई शब्द दिया उसके पीछे अगर प्रत्यय लग गया, मतलब कोई शब्द जुड़ गया तो वह उसे प्रत्यय बोलते हैं। अब यहाँ पर आई महानता में, लिखाई में, लघुता में, बचपन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा लिखाई। लिखाई में क्या आई जुड़ गया तो यह प्रत्यय एक प्रकार से जुड़ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा कि पंचवटी में कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचवटी में समास जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद मैथ का वायरल पेपर लाने वाला हूं जल्द से जल्द, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न संख्या आपका 17वां कह रहा कि सूरज का तत्सम रूप है। अब तत्सम का मतलब क्या होता है? तो देखो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द। तो इसमें आपका संस्कृत शब्द क्या है? सूर्य है, दिनकर है, सूरज है, प्रकाश है। तो सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है कि युष्मद तुम, इसको युष्मद को क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा। तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, त्वया। त्वया क्या है? युष्मद तुम का सर्वनाम शब्द तृतीय विभक्ति है। क्या है? तृतीय एकवचन है। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य बताइए, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 20वां कह रहा कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, मतलब व्याकरण के रूप में ये क्या है आपको बताना है अचानक का। तो आपको पता होगा अचानक क्या है? हमारी क्रिया है, यानी कि अचानक चला गया। कौन चला गया? अचानक चला गया। तो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो चला गया मतलब क्रिया हो गई, और अचानक उसके आगे लग गया तो क्या होगा? क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कमेंट में आपको उत्तर देना कि 20 बहुविकल्पी में आप कितने सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूं आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ से आपका 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ, इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, देख सकते हो। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है, पूरा पेपर दिखाने वाला आपको। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का रहने वाला है। तो इसको अच्छे से आपको बार पढ़ लेना। पढ़ के बाद इसके नीचे जो उत्तर दिए हैं उसको आपको अच्छे से उत्तर एक्सप्लेन करना है। तो देखो, ये संस्कृत का यहाँ पर जिक्र हुआ, यानी कि भारतीय संस्कृत नामक पाठ से क्या हुआ? लिया गया है। तो ये देखो, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था? तो ये आपको अच्छे से बताना है, इस तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। अथवा का मतलब है कि ऊपर वाला नहीं अगर पता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगे वो आपको क्या करना है इसमें से।
इसके बाद मैं पूरा अगला पेपर दिखाता हूँ। देखो आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश से भी आपका पूछा जाएगा। सेहवार पत्ता अनंत लड़ी वीरबाला सी, मतलब ये आपका लक्ष्मीबाई से आपका चमक उठी ज्वाला सी, यानी कि आपकी कौन सी है, लक्ष्मीबाई से आपका पाठ से लिया गया है। तो ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना, इसका अच्छे से तीनों प्रश्न का उत्तर देना। 6 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे भी कर सकते हो। किलकत कांत घुटनों आवती, तो देख सकते हो ये सूरदास के आपके सूर, देखो यहाँ पर सूर का जिक्र हुआ, यानी आपका सूरदास पाठ से आपका लिया गया है। तो अच्छे से ये पूरा कर सकते हो। यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर आपका 23वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 23वां क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य वर्णों पर आधारित हिंदी अनुवाद करना है ना, तो आपको हिंदी अनुवाद करना, जो आपको इसमें से सरल लगे वो करना। अब अथवा का मौका है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, वाराणसी। अब वाराणसी पाठ से लिया गया, तो आप आसानी से इसे क्या करते कर सकते हो। तो वाराणसी वाला सरल है, तो ये वाला आपको संदर्भ और उसकी व्याख्या कर देनी अच्छे से। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न, यानी 24वां प्रश्न कह रहा कि आपका पद्यांश भी आता है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब जो देखो कितना सरल है, तो अथवा भी मौका, 2 में से एक करना। देखो हिंदी का पेपर बिल्कुल सरल आता है, बस आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अब यहाँ से आपका ये होगा कि किसी चांस ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हो 25वां प्रश्न कह रहा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब खंड काव्य आपके जिले के हिसाब से जो भी होगा, आपको क्या करना, चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। बोर्ड या में चरित्र चित्रण ही पूछता है, तो इसलिए आपको क्या करना, अपने जिले के हिसाब से अच्छे से चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। कम से कम 1.5-2 पेज तो लिखना ही है आपको, 3 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन परिचय। अब जीवन परिचय कौन सा तैयार करूँ, कौन सा बोर्ड एग्जाम में आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको क्या करना, शुरू के 3 याद कर लो, क्योंकि समय कम है, आपको शुरू के 3 याद कर लो। बोर्ड एग्जाम में 2 या 1 तो आपका 100% बोर्ड में एग्जाम में पक्का 100% फंस ही जाएगा। तो आपको क्या करना, 3 याद कर लेना है अच्छे से। अगला देखिए यहाँ पर, अब अगर इसकी ट्रिक भी जानना चाहते हो कि जीवन परिचय याद करने की ट्रिक, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जाकर आपको चैनल पर चेक करके आप वहाँ से देख सकते हो। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, बिहारीलाल, मेथिसल गुप्त। तो देखो शुरू के 3 याद कर लो, देखो इसमें तुलसीदास आ गया, तो अच्छे से ये भी कर सकते हो। मैं पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ। 57वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में कठिन तो कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब एक श्लोक आपको लिखना जो पेपर में ना आया हो। आपके विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना आपको अच्छे से कर लेना। अथवा का मौका 2 में से एक करना जो आपको सरल लगे। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना आपको है। 2 के उत्तर दोगे, आपको अच्छे से आपका 2 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा।